Hello, students. Welcome again to yet another lecture of English. I'm your teacher of English literature, Murtaza Fazli. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से आर के नारायण की आउट ऑफ बिजनेस. सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर के बारे में. तो राइटर का नाम है आर के नारायण, पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायणन, जो कि 1906 में पैदा हो गए और 2001 में उनकी वफात हुई. ये हिंदुस्तान के जो लिटरेरी जो हिस्ट्री में इनका एक बहुत ही अहम मकाम है. और इन्होंने इनकी जो पहली नॉवल थी 1935 में छपी थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो एक बेस था इनका जो एक्सपीरियंस रहा एज अ स्कूल टीचर अपने गांव में, वो उस पे बेस्ड रहा था. तो उसी पे वो नॉवल का प्लॉट बेस था. और 1945 में उन्होंने इंग्लिश टीचर लिखी. 1967 द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर महात्मा 1955 और द गाइड 1958, जिस पे फिल्म भी बनी. बाद में विजय आनंद ने एक फिल्म भी बनाई थी. Malgudi Days, The Man Eater of Malgudi Days, A Tiger of Malgudi, A Horse and Two Goats, Malgudi Days, Grandmother's Tales. तो ये नारायण के शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन में से ये सारी कहानियां बहुत मशहूर हैं. आर के नारायण ने क्या काम किया कि आर के नारायण ने इंग्लिश जो राइटिंग है हिंदुस्तान में उसको एक नया मकाम दिया, उसको एक नया चेहरा दिया. उन्हें आमतौर पे अपनी सिंपल और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए माना जाता है. ही ऑल्सो कंडेंस्ड एंड सिंप्लीफाइड द एपिक्स, और उन्होंने जो बड़ी बड़ी कहानियां, गाथाएं हैं, एपिक है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उनको कंडेंस किया, उनको सिंप्लीफाई करके पेश किया. कहानी के पहले में ही आपको एक सवाल किया जाता है कि क्या हमें अपने जिंदगी में शॉर्टकट्स को फॉलो करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. वी नीड टू मेंटेन आवर कूल एंड फाइट आवर क्राइसिस. हमें क्या करना चाहिए प्रॉब्लम से जूझने के लिए? हमें प्रॉब्लम से जूझने के लिए अपना सब्र बरकरार रखने की ज़रूरत है, अपना मेंटल कूल बरकरार रखने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम से लड़ने की ज़रूरत है. हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो हार्ड वर्क है वो हमेशा के लिए आपका साथ देता है लंबे समय तक के लिए. अब जो ये कहानी है, ये कहानी जो है रामाराव के बारे में है, जो कि एक अच्छा खासा कमाने वाला बंदा था, जिसकी ग्रामोफोन की बिजनेस थी. तो अचानक से हो क्या जाता है कि कुछ रीजंस की वजह से उसका बिजनेस बैठ जाता है और वो आराम की जिंदगी से एकदम से सड़क पे आके बैठ जाता है, सड़क पे आ पहुंचता है. और उसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. और उसी डेस्परेशन में वो कुछ ऐसे हरकतें करने लगता है कि जिसकी वजह से वो जिंदगी की रियलिटी से कहीं दूर भागता हुआ नजर आ रहा है. और उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये शॉर्टकट है वो इसके प्रॉब्लम्स का सलूशन बन सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है. और कहानी के एंड में उसको ये एक ऐसा रियलाइजेशन होता है कि उसे मेहनत करने की जरूरत है और अपने हालात को बदलने की जरूरत है. तो कहानी पे आते हैं कि एक साल पहले की बात है कि रामाराव एक ग्रामाफोन कंपनी में काम करता था और वो मालगुडी का एजेंट था. मालगुडी में जो भी ग्रामाफोन बिकता था उस कंपनी का, वो रामाराव के थ्रू बिकता था. उसने थोड़ा सा पैसा इसमें डाला था, जो कुछ उसके पास जो पैसा था इस कंपनी में उसने डाला था. और 5 साल उसने बड़ा जबरदस्त काम किया और इतना पैसा उसने कमाया कि वो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए और उसके फैमिली के लिए आराम का सबब बना. उसने एक बंगला खरीद लिया एक अच्छी सी जगह पे, और फिर उसके बाद एक कार भी खरीद ली. तो ये कहानी की शुरुआत है. तो कहानी आगे क्या बढ़ती है,
आगे होता क्या है कि कुछ दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स के बिजनेस में उतार चढ़ाव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रामाफोन कंपनी है जो कि नॉर्दर्न इंडिया में था, वो किसी बैंक के क्रैश होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसर की अचानक से डेथ हो जाती है। अब फाइनेंसर की डेथ कैसे हो जाती है? फाइनेंसर की गाड़ी जो है वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। क्यों? और लोगों का ये मानना था कि उसने सुसाइड किया, क्योंकि पिछले रात उसकी बीवी बैंक के कैशियर के साथ भाग गई। तो ये बैंक के कोलैप्स होने की वजह से, इसकी कंपनी के कोलैप्स होने की वजह से सीधा असर किस पे पड़ा? रामा राव के बिजनेस पे पड़ा। रामा राव अचानक से अपने आप को कहाँ पे देखता है? अचानक से वो अपने आप को सड़कों पे पाता है। ठीक है, उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, क्या नुकसान हुआ, कैसे कोलैप्स हुआ। और उसके बैंक में थोड़ा सा ही अब पैसा बचा था, और थोड़ा सा ही स्टॉक भी उसके हाथ में था। जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स जो थे वो भी थोड़ा सा ही उसके पास था, और जो स्टॉक्स थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, और जो स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो भी गिर रहे थे दिन ब दिन। और उसे लास्ट में उसके हाथ में कुछ ही चंद 100 रुपए ही रह गए थे। उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, अपनी जो सिक्योरिटी उसने भरी थी, बट उसके एप्लीकेशन को हार्डली कोई रिस्पांस मिला। और उसका स्टॉक का पैसा भी नहीं मिल रहा था, और जो बैंक में जो उसका पैसा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रामाराव की बीवी ने चाहा कि उसके घर के जो इकोनॉमिक हालात हैं उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। तो क्या किया उसने? उसने अपने नौकर को छुट्टी दे दी, और जितने भी बच्चे जो थे उनके, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, फैशनेबल नर्सरी स्कूल्स में, वहां से उसको निकाल दिया, और आम सरकारी प्राइमरी स्कूल में उनको एडमिशन कर दिया। और उन्होंने अपना जो बंगला है उसको किराए पे दे दिया, और मार्केट के पीछे एक आम से घर में चले गए। रामाराव सेंट आउट अ डजन एप्लीकेशन अ डे। रामाराव दिन में हजारों के दर्जनों एप्लीकेशंस लिखता था। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। और एक ऐसे आदमी को जो 40 के करीब हो, और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, जबकि जिस हालात में उसने एक अपनी बहुत ही एक आरामदायक जो बिजनेस है उसको खोया हो। और जिस तरह से रामा राव रिक्वेस्ट करता था, वो ऐसा नहीं लगता था कि नौकरी मांग रहा है, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बिजनेस डील कर रहा है, क्योंकि जहां पे भी जाता था वो अपना कार्ड देता था। तो देयर शुड बी सम सेंस ऑफ कर्टेसी। जब आप कहीं जॉब मांगने जाओ तो कहीं ना कहीं हेल्प आपको जरूरत महसूस होनी चाहिए, बट वो उसे आदत थी बिजनेस की तरह से करने की। तो वो वहाँ पे जिस जिस ऑफिस जाता था वहाँ पे यही कहता था कि अगर मुझे कोई जॉब मिले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। तो जवाब यही आता था कि हम मुझे आपका कंडीशन सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है, अगर हमारे यहाँ पे कोई जॉब होगी तो हमको आपको बता देंगे। हर जगह पे यही कहानी रिपीट हो रही थी रामाराव के साथ। मायूस जहां जहां वो जाता था वहां वहां उसको मायूसी मिलती थी। एक दिन वो घर आ गया, और उसका दिल बिल्कुल ही मायूस हो गया जैसे ही वो अपने गली में वापस आ गया। और उसकी बीवी और उसके बच्चे वहां पे सड़क के किनारे, उसका घर के किनारे, सड़क के उस गली में उसका इंतजार कर रहे थे। वो चेहरे बड़े ही उत्सुक होते थे कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर ना आए। हम्म उनको लगता था कि हमेशा कोई ना कोई एक अच्छी सी न्यूज लेके आए। एज ही रिमेम्बर द फ्यूटाइल वे इन विच ही सर्च फॉर जॉब एंड द फिनैलिटी विद विच पीपल डिसमिस, ही विश्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड लेस ट्रस्ट हिम। और जिस तरह से लोग उसको धुतकार रहे थे, और जिस तरह से उसको जॉब नहीं मिलता था, उसे ये उम्मीद होती थी काश उसके बच्चे और उसके बीवी उस पर इतनी उम्मीद न रखें, इतने उनका एक्सपेक्टेशंस इतना वो ना हो कि उनको हमेशा मायूसी मिले। उसकी बीवी ने उसके चेहरे को देखा और उसको वो समझ गई, और बिना कुछ कहे द चिल्ड्रन टुक द क्यू,
और वो सब खामोश हो गए। सब समझ गए कि क्या हुआ रामा राव के साथ। रामा राव ने थोड़ा हालात को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। तो कहने लगा कैसे, अच्छा मुझे बताओ आप लोग सब कैसे हो। तो उसका जवाब कुछ बहुत ही ठंडा सा आ गया उसकी बीवी और उसके बच्चों के द्वारा। उस ये हालत देख के उसका दिल बिल्कुल पसीज जाता था। देयर एट एक्सटेंशन हाउ दिस गर्ल वुड, उसे याद आता था कि किस तरह से उसके बंगले में जो उसकी बीवी है वो किस तरह से घर को सजा के रखती थी और किस तरह से खूबसूरत ड्रेसेस में आती थी। और उसके नेबर्स, फ्रेंडली नेबर्स थे, वो वुमेन्स क्लब जाती थी और हर कुछ वहां पे सही था। बट अब उसके पास कोई खास वजह नहीं है कपड़े बदलने की। और हमेशा वो ज्यादातर अपना काम, अपना समय किचन में और बच्चों के साथ गुजारती थी। अ, हम उस और वो अपने बच्चों को भी देखते थे कि नर्सरी स्कूल्स में उसके पास बहुत सारे फैशनेबल दोस्त होंगे उसके नर्सरी स्कूल में। बट यहाँ पे इसके बच्चों के कोई दोस्त नहीं है और इन बच्चों को अपने घर के आंगन के पिछवाड़े में ही खेलना पड़ता था। इनके जो कपड़े हैं वो अब फटने लगने और पुराने होने को लग रहे थे। और ये सब देख के रामा राव की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती थी और उसके वजह से वो कई दिनों तक स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि रातों को उसकी नींद उड़ जाती थी ये सब सोच सोच के। तो यहाँ पे हम पॉज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।